हेलो गाइस, वेलकम बैक। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। इसका नाम है जेबीएम मेमोरी एरिया। देखिए, जेबीएम नाम से तो आप परिचित हुए होंगे। जेबीएम, जेआरई, जेडीके ये क्या होते हैं? बेसिकली जेबीएम जो होता है, जावा वर्चुअल मशीन, वो एक वर्चुअल मशीन होता है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये आपके बाइट कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड बनाने में हेल्प करता है। इन द सेंस, जेबीएम आपका कंपाइलर की तरह काम कर, ठीक है। और इसको सपोर्ट देने का कौन सा काम होता है कि कौन करता है? वो जेआरई है, रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है। हम जेवीएम और जेआरई के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं शुरू के लेक्चर्स में, आप देखेंगे तो। यहाँ पे हम जेवीएम मेमोरी एरिया को जानेंगे। जेवीएम मेमोरी एरिया कैसे वर्क करता है और ये क्या होता है मेमोरी एरिया। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है जेवीएम मेमोरी एरिया। देखिए, जब भी आपके कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट किया जाता है, और बाइट कोड को आप जानते हैं आपके एग्जीक्यूटेबल कोड में, मतलब कि आपके रन वाले कोड में, आउटपुट वाले फेज में लेकर जाना पड़ता है। तो क्या होता है, जेवीएम आपके कोड को सबसे पहले रन नहीं करता, सबसे पहले लोड करता है। आपके सारे प्रोग्राम कोड को क्या करता है, वो लोड करता है, आपके पूरे क्लास को लोड करता है। सॉरी। फिर आपके प्रोग्राम को जब वो लोड करेगा, आपके क्लास को लोड करेगा, तो जितने भी आपके कोड में लिखे हुए वेरिएबल हैं या मेथड्स हैं या स्टैटिक ब्लॉक हैं, जो भी हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सबको कैप्चर कीजिए, सबको एलोकेट करें। तो यहाँ पे देखिए, मेमोरी को जेबीएम ने 5 भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहला है हीप मेमोरी एरिया, जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स और इंस्टेंस वेरिएबल रहेंगे। आप देख सकते हो स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है कि सारे ऑब्जेक्ट्स का रहना और इंस्टेंस वेरिएबल का रहना हीप मेमोरी को दिख रहा है। आप या वेरिएबल लिखोगे, वो हीप मेमोरी में जाके सेव होगा। फिर दूसरा पॉइंट का नाम है मेथड एरिया, जिसमें सारे मेथड्स रहेंगे और आपका टेबल के नाम के आगे स्टैटिक लगा हो, वो हीप में ना जाके मेथड एरिया में रहते हैं। तीसरा स्टैटिक एरिया, जिनका काम होता है लोकल वेरिएबल को होल्ड करना। लोकल वेरिएबल, चौथे का पीसी रजिस्टर है, चौथे का नाम पीसी रजिस्टर का नाम मतलब प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। इसका भी अपना खासा रोल होता है। पांचवा मेथड नेटिव मेथड्स है। नेटिव मेथड्स यानी नेटिव कीवर्ड एक होता है, जावा में पाए जाते हैं। 53 कीवर्ड्स में नेटिव कीवर्ड पाए जाते हैं। नेटिव मेथड्स का भी अपना काम होता है। इन पांचों के अलावा आपके कोड में कोई छठा मेमोरी एरिया नहीं होता। तो ये भी हम आपके वेरिएबल या फिर स्टैटिक वेरिएबल या फिर मेथड या फिर स्टैटिक मेथड या फिर स्टैटिक ब्लॉक, इनिशियलाइजर, कुछ भी पाएगा, तो वो जेबीएम अपने मेमोरी एरिया में उसके मन पसंद में नहीं, जैसे कि जहाँ पे एलोकेट होगा इन पांचों भागों में, वहां पे ले जाएगा, सेव कर देगा। फिर क्या होगा, आप समझने का ट्राई कीजिए। यहाँ पे आप इस आर्किटेक्चर को देखिए। देखिए, सबसे पहले आपका क्लास लोड होगा। देखिए, ये डॉट क्लास आपका जो फाइल है, डॉट क्लास जब बनता है तो आप जानते हैं डॉट क्लास का मतलब बाइट कोड से
होता है। तो जैसे ही डॉट क्लास आपका बना, वैसे ही क्या होगा, जैसे ही डॉट क्लास आपका बना, वैसे ही आपका फाइल बाइट कोड में कन्वर्ट हो चुका है। अब बाइट कोड से हमें रन, मतलब अपने प्रोग्राम को रन करना है, तो हमें जेबीएम की जरूरत पड़ेगी। अब सबसे पहला फेज आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्लास लोडर सब सिस्टम। सबसे पहले आपके क्लास को लोड किया जाएगा, सबसे पहले आपके क्लास को क्या किया जाएगा, लोड किया जाएगा। दूसरा फेज की देखिए आप, लोड करने के बाद रन टाइम डेटा एरिया है, जिसका काम होगा कि आपके जितने भी पार्ट्स हैं, आप जितने भी कोड में लिखे हुए हैं, सबका लेना है। और थर्ड में आप देख सकते हैं कंपाइलर JIT जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है। ठीक है, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए पहले। ठीक है, देखिए जब आपका बाइट कोड, यानी जो आपने डॉट क्लास फाइल बनाया है, उसको आप रन कराने वाले हो, मतलब आपने कोड को रन कराने वाले हो, तो आप तो जानते हो सबसे पहले आपका डॉट जावा जो है वो डॉट क्लास में कन्वर्ट होता है, और डॉट क्लास फिर रन करता है। यही डॉट क्लास जावा डॉट क्लास बनने का प्रोसेस ही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहलाता है। इस डॉट क्लास फाइल को अपने किसी भी अदर प्लेटफॉर्म में ले जाओगे, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो, चाहे उसका आर्किटेक्चर चेंज हो, ये भी हम आपके डॉट क्लास को रन करा सकता है। जबकि अदर प्रोग्रामिंग में नहीं रन होता है, क्योंकि जावा आर्किटेक्चर न्यूट्रल प्रोसेस को फॉलो करता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोसेस को फॉलो करता है। इसके कोड को आप एक बार कंपाइल कराइए, यानी एक बार डॉट क्लास फाइल बनाइए और किसी भी दूसरे मशीन पे ले जाइए, आपका जो क्लास है वो रन करेगा। तो जावा का एक नल फीचर है। अब यहाँ से भी हम कैसे आपके प्रोग्राम रन कराता है। देखिए डॉट क्लास से जैसे ही क्लास आपका लोड होगा रन करने के लिए, सबसे पहले देखिए 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है, लोडिंग, लिंकिंग, इनिशियलाइजिंग। ठीक है, लोडिंग का काम होता है कि क्लास को लोड कराना। ठीक है, जब आपका क्लास लोड कराया जाएगा, सबसे पहले इसमें बूटस्ट्रैप क्लास लोडर रन करता है। बूटस्ट्रैप क्लास लोडर के अंदर एक rt.jar नाम की फाइल होती है। ठीक है, देखिए जेबीएम के अंदर ये सारी फंक्शनलिटी पाई जाती है। जब आपका कोई भी नॉर्मल सा क्लास फाइल, अब जावा फाइल की बात नहीं हो रही है, क्लास फाइल की बात हो रही है, मतलब आपके बाइट कोड को जब हम रन कराएंगे, सबसे पहले क्लास क्या करेगा, जेबीएम लोड करेगा। लोड सबसे पहले किसकी मदद से करेगा, बूटस्ट्रैप क्लास लोडर की मदद से। और बूटस्ट्रैप क्लास लोडर के अंदर जेबीएम ने क्या रखा हुआ है, rt.jar फाइल। इस rt.jar का क्या काम है पता है आपको? इस rt.jar का काम है, यानी बूटस्ट्रैप क्लास लोडर का काम है, rt.jar के अंदर रखा हुआ फाइल है, जैसे java.net, java.lang, java.util, जो नॉर्मल बिना इंपोर्ट किए आपके प्रोग्राम में रन किया जा सके, ऐसे पैकेजेस आपके बूटस्ट्रैप क्लास लोडर में पाए जाते हैं। तो हमने ये समझा कि बूटस्ट्रैप के अंदर एक बनाई गई rt.jar फाइल जाती है, और rt.jar के अंदर java.net, java.lang, java.util
ऐसे स्वतः चलने वाले, खुद से चलने वाले, बिना इंपोर्ट किए आप अपने क्लास में ये सब फाइल्स का यूज कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही आपने बूटस्ट्रैप क्लास लोडर जेवीएम से गुजरा, दूसरा देखिए आप एक्सटेंशन क्लास लोडर एक्टिव हो जाता है। ये बूटस्ट्रैप क्लास लोडर का चाइल्ड क्लास होता है। एग्जीक्यूशन क्लास लोडर का काम क्या होता है, आगे जैसे आपने लोग अपने दिस पीसी में जाके इन्वायरमेंट वेरिएबल सेव किया होगा। इन्वायरमेंट वेरिएबल में क्लास पाथ और जावा पाथ आपने सेव होगा, और द जेआरई और जेवीएम को बताने के लिए कि हमारा जो क्लास पाथ है, जब भी जावा का प्रोग्राम गया, जावा सी आप रन करते हो ना बिना इक्लिप्स के, जावा से जावा और रन कराने के लिए जावा, तो इस क्लास लोडर का काम क्या होता है, एक्सटेंशन क्लास लोडर का माफ कीजिएगा, इसका काम होता है आपके क्लास को रिकॉग्नाइज करना, आपके क्लास को पहुंचाना जेडीके के, और सब फिक्सिंग करना। तीसरे क्लास लोडर का नाम है एप्लीकेशन क्लास लोडर। ये सब चाइल्ड है एक्सटेंशन क्लास लोडर का। इसका काम होता है जो भी आप क्लास रन कराने वाले हो वो क्लास, यानी आपने एक फाइल में मान लीजिए 5 क्लास बनाया हुआ है, तो जो क्लास को आप पब्लिक बनाए हो उसी क्लास में आपका मेन फंक्शन होगा। तो क्लास को क्लास पाथ पे सेट करने का काम एप्लीकेशन क्लास लोडर का होता है। तो लोडिंग टाइम में ही सारा चीज फिक्स हो जाता है। बूटस्ट्रैप क्लास लोडर आपके सारे स्वतः चलने वाले एक्सेस को इंपोर्ट कर देता है। लोड आपका क्लास पाथ फेच कर लेता है, देख लेता है, एप्लीकेशन क्लास लोडर आपके क्लास को आपके क्लास पाथ से मूव करा देता है। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस में हम लिंकिंग की तरफ जाते हैं। जैसे ही क्लास लोड हो गया सक्सेसफुली, आपका क्लास अब लिंक होगा। लिंक में सबसे पहले वेरीफाई करेगा बाइट कोड नहीं है। कभी कभी होता है कि बाइट कोड को आपने खोल के नोटपैड पे थोड़ा बहुत टैग दिया या रिमूव कर दिया, तो सबसे पहले लिंकिंग में चेक होगा कि क्या हमारा बाइट कोड सही है। देखिए आप अपने डॉट क्लास जावा में कुछ छेड़खानी कर सकते हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, लेकिन बाइट कोड में आप भी रिमूव कर दो, सब प्रेस्ड कोड है। बाइट कोड एक वो नहीं समझता नहीं इसको मशीन। ठीक है। तो सबसे पहले लिंकिंग में वेरीफाई करेगा, फिर आपका क्लास प्रिपेयर करेगा, फिर जो भी चीजें हैं वो होगी, फिर इस लाइन इसी में आपका क्लास में जितने भी वेरिएबल, जितने भी मेथड्स, जितने भी शिफ्ट्स हैं उनको सन टाइम, अगर वेरिएबल है तो वो स्टैक में जाएंगे, अगर वो ऑब्जेक्ट वेरिएबल है मेथड में जाएंगे, अगर वो नेटिव में। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। एग्जीक्यूशन इंजन जैसे इंटरप्रेटर, जीआईटी कंपाइलर यानी जस्ट इन टाइम कंपाइलर, गार्बेज कलेक्टर, गार्बेज कलेक्टर से देखिए गार्बेज कलेक्टर आपके जेवीएम में ही पाया जाता है। गार्बेज कलेक्टर का काम ये होता है कि आपके ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। सी प्लस प्लस में आपको ऑब्जेक्ट, आपको याद होगा सी प्लस प्लस में आपने यूज जब किया होगा ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट को खत्म भी करना इंपॉर्टेंट होता है, डिलीट भी करना। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है। जावा में इनबिल्ट जेवीएम आपको देता है ये फैसिलिटी गार्बेज कलेक्टर का। इसका काम ही होगा, इसके अंदर एक जीसी नाम का फंक्शन चलता रहता है,
जिसका काम होता है, जिस ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया उसको खत्म कर दो, यानी जब तक आपका प्रोग्राम रन करेगा तो ठीक है, जैसे प्रोग्राम ऑफ हुआ ये जीसी चल जाएगा। जेआईटी कंपाइलर आपका जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है। इसका मेन काम होता है बाइट कोड को जेवीएम को देना। ठीक है, देखिए नेटिव मेथड इंटरफेस जे जेएनआई भी इसके attached में है। नेटिव मेथड लाइब्रेरीज भी है। तो ये टोटल का आर्किटेक्चर था। सबसे पहले हमने लोड एक्सेस को इंपोर्ट कर लेगा। एक्सटेंशन क्लास लोडर आपके क्लास पाथ को एक्सटेंस करेगा। एप्लीकेशन क्लास लोडर क्लास को क्लास पाथ से अटैच करा देगा। लिंकिंग होगा, वेरीफाई होगा सबसे पहले लिंकिंग प्रोसेस में। वेरीफाई प्रोसेस में आपके बाइट कोड को चेक किया जाएगा, प्रिपेयर किया जाएगा, और जो भी प्रॉब्लम है उसको रिसॉल्व की जाएगी। फिर इनिशियलाइजर के थ्रू प्रोग्राम जो है इनिशियलाइज होगा। इसी बीच में आपको रन टाइम डेटा एरिया मिलेगा क्लास लोडिंग के टाइम में ही। तो ये पूरा आप ये समझिए। फिर क्वेश्चन आ जाते हैं, लोकल एरिया, लोकल वेरिएबल एरिया, लोकल वेरिएबल कहाँ सेव होंगे, स्टैटिक वेरिएबल कहाँ सेव होंगे। तो इसमें कंफ्यूजन ना रहे हमको, और हमको फुल प्रोसेस पता रहे। कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर, एग्जामिनर कह रहा हूँ, इंटरव्यूअर कभी कभी पूछ लेता है क्लास लोडिंग प्रोसेस बताइए। तो क्लास लोडिंग प्रोसेस में आपको बताना पड़ेगा ये पूरा लोडिंग का प्रोसेस, बूट स्ट्रैप क्लास लोडर, एक्सटेंशन क्लास लोडर एंड एप्लीकेशन क्लास लोडर, इन तीनों का फुल प्रोसेस आपको बताना पड़ेगा। और अगर वो जेवीएम का इंटरनल आर्किटेक्चर पूरा पूछ लिया तो आपको यहाँ से लेके पूरा जितना मैंने बताया, पूरा जितना हो सके टाइम में उसको अच्छे से समझा दीजिए। ठीक है, तो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉल द मेन मेथड। तो जेबीएम इज रिस्पॉन्सिबल। देखिए मेन मेथड को चलाने का काम जेबीएम का ही होता है। जेबीएम चेक करता है कि आपके पब्लिक क्लास में मेन होगा, और मेन के पहले स्टैटिक कीवर्ड यूज किया गया है। तो स्टैटिक कीवर्ड यूज किया गया है तो उसको ऑब्जेक्ट बनाने की तो जरूरत नहीं है, वो तो आपके क्लास के नाम से ही कॉल कर लेगा। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, जेबीएम इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉल द मेन मेथड। सेकेंड क्वेश्चन है, फंक्शन और मेंबर फंक्शन में क्या डिफरेंस है। मैंने बताया था आपको, मेंबर फंक्शन ऑब्जेक्ट के नाम पे कॉल होते हैं, जबकि फंक्शन में ऐसा नहीं था। यहाँ लिखा है फंक्शन रिप्रेजेंट इंडिपेंडेंट फंक्शनलिटी, फंक्शन कैन बी कॉल्ड इंडिपेंडेंटली व्हेनेवर मेंबर फंक्शन मस्ट बी कॉल्ड ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का यूनिट खत्म। तो ऑब्जेक्ट को वीडियो, ओके।